हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जनरल साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं तो किस मंडल पर होते हैं? समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर या फिर क्षोभ मंडल पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी को जो वायुमंडल होता है वो कितनी परतों में बटा हुआ होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के साथ साथ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर के कुछ यौगिक तथा धूल के कण होते हैं। इन्हीं गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की परतों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। एक पांचवा मंडल भी माना गया है जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्षोभ मंडल है क्या। तो क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के पृष्ठ से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं जैसे तूफान आना, बिजली चमकना, बादल गरजना, वो सब इसी मंडल में होती हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम लोग ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं और इसमें ऊपर बढ़ने पर तापमान में लगातार कमी होती रहती है। नेक्स्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। यह मंडल पृथ्वी के पृष्ठ से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें पृथ्वी के पृष्ठ से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक विस्तार में ओजोन परत की उपस्थिति होती है। ओजोन परत 300 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य के सभी विकिरणों को अवशोषित कर सकती है। और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि समताप मंडल में वायुयान को उड़ाया जाना सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि वो वजह क्या है? वो वजह है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, इसीलिए वायुयान को उड़ाना सुरक्षित माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल सुरक्षित माना जाता है तो वो होता है समताप मंडल। इसी के ऊपर अर्थात समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल। इसको हम लोग कहते हैं मीजोस्फीयर। तो जो मध्य मंडल होता है पृथ्वी से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें उल्कापिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला है आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जो मंडल होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के पृष्ठ से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। आयन मंडल में पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाने पर ताप लगातार बढ़ता रहता है, इसे तापमंडल कहते हैं। मीन्स जितने भाग में ऊपर जाने पर ताप में लगातार वृद्धि होती रहती है उतने भाग को हम लोग तापमंडल कहते हैं। इसके अधिकांश भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन होते हैं। जहाँ पे धनायनों की सांद्रता अधिक होती है या इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होती है उसको हेविसाइड परत या फिर ई परत कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम होती है उसको एपिलिटिन परत कहते हैं। इसको एफ परत भी कहते हैं। जिसमें सांद्रता ज़्यादा होती है उसमें कैनली हेविसाइड परत कहते हैं और जिसमें सांद्रता कम होती है उसी एपिलिटिन परत कहते हैं। तो हमने देख लिया कि आयन मंडल जो होता है उसमें आयन पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें रेडियो संचार संभव होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल पर। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी है कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है जिससे लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाने के कारण ये घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है
1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो वो होता है 0.001 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना है? ऑप्शन ए है 90 डेसिबल, ऑप्शन बी है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी है 120 डेसिबल, ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो है 60 डेसिबल। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 60 डेसिबल मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, जहाँ डेसिबल क्या है? ध्वनि का मात्रक है। ध्वनि प्रदूषण अधिक होने से मनुष्य का मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है और वह आत्महत्या तक कर सकता है। रात को सोने के समय ध्वनि कम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, 60 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वासर, सोनार, स्पंदक या राडार। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोनार। अर्थात जल में डूबी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग गोताखोर सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। इसी के बारे में सोनार से संबंधित थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोनार को इंग्लिश में SONAR लिखते हैं, जिसमें से प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ है। तो S का अर्थ है साउंड, N का अर्थ है नेविगेशन, A का अर्थ है एंड और R का अर्थ है रेंजिंग। तो सोनार का अर्थ है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो आविष्कार किया था वो किया था पॉल लैंगविन ने। किसने किया था? पॉल लैंगविन। इसी के साथ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं राडार के बारे में। तो राडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। आँखों की अपेक्षा इसको दूर से वस्तुओं को देखने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, लेकिन ये वस्तुओं को उतना स्पष्ट नहीं देख पाता है जितनी कि हमारी आँखें। ये केवल वस्तु के आकार का आभास कर पाता है। उन वस्तुओं की स्थिति और उनकी दिशा, दूरी आदि को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार टेलर व लियो यंग ने वर्ष 1922 में किया था। चलिए अब देख लेते हैं केमिस्ट्री से संबंधित 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें हैं। तो अमोनिया के सृजन में काम कौन सी गैसें आती हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन तथा मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन सही है डी, क्योंकि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग किस लिए होता है? तो अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, जो हम अपने घरों में चीज़ों को ठंडा रखने के लिए यूज़ करते हैं। यूरिया आदि के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी पर जो पपड़ी के रूप में विशुद्ध धातु पाई जाती है वो है आपकी प्लेटिनम। तो इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा है? प्लेटिनम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल, अशुद्ध जल। तो जो जल का शुद्धतम रूप है वो है वर्षा का जल। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल क्या है? ये एक पेन किलर है, पीड़ा हरने वाली दवा है, इसलिए इसको एक पीड़ाहर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? एक पीड़ाहर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन है, क्या है? प्रतिरोधी है, पीड़ाहर है, प्रति अवसादक है, प्रतिजीवाणिक है। तो जो क्लोरोमाइसिटिन है ये प्रतिजीवाणिक है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि से किया जाता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, जेटामाइसिन, स्ट्रेप्टामाइसिन आदि। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, क्लोरोमाइसिटिन है प्रतिजीवाणिक। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये एंटीसेप्टिक भी हो सकती है। तो एंटीसेप्टिक में एक और भी क्वालिटी होती है कि ये सभी जीवाणुओं को नष्ट करती है, किंतु ये घाव भरने में भी सहायक होती है। तो ये इसे एंटीसेप्टिक नहीं कहते, क्योंकि ये घाव को भरने में सहायक नहीं होती है। ये केवल जीवाणुओं को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोकती है, इसीलिए इसे प्रतिजीवाणिक कह सकते हैं। इसी के साथ आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। जनरल साइंस के अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।